Hello everyone, welcome to my channel Radical Law Academy. Myself Pankaj Garg. This is the second part of our FIR series under which we will discuss about these topics. So are you ready? Let us start. इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि ज़ीरो एफआईआर क्या होती है। ये टर्म ज़ीरो एफआईआर क्या है? क्या एक ही ऑफेंस पे मल्टीपल एफआईआर हो सकती हैं? हम आगे डिस्कस करेंगे कि अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने से रिफ्यूज कर देती तो आपके पास और क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज के पहले टॉपिक से, जो कि है ज़ीरो एफआईआर। अब ये ज़ीरो एफआईआर ये क्या चीज़ है? एफआईआर वो भी ज़ीरो, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये टर्म है ज़ीरो एफआईआर। आप लोगों ने कई जगह पे ये टर्म यूज़ किया हुआ देखा होगा और सुना भी होगा इसके बारे में। अब ये ज़ीरो एफआईआर, क्यों हम इसको ज़ीरो एफआईआर बोलते हैं, इसको तो हम बाद में देखेंगे। पहले ये देखिए कि अगर आप कोई ऑफेंस होते हुए देखते हैं या आपके साथ कोई ऑफेंस होता है और आप उस जुरिस्डिक्शन से बहुत दूर हैं, तो आप इसका वेट करेंगे कि मैं पहले उस जुरिस्डिक्शन में जाऊंगा और तब जाके एफआईआर लिखाऊंगा उस पुलिस स्टेशन में। या फिर आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा कि जब आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो कई पुलिस स्टेशन के जो थानाध्यक्ष होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये जो केस है हमारे हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, आप उस थाने पे जाइए, आप उस जुरिस्डिक्शन वाले थाने पे जाइए। तो उस समय जो जनरल रूल मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एफआईआर आप एक लोकल जुरिस्डिक्शन के पुलिस स्टेशन में दायर करेंगे, उसका बहुत मिसयूज होने लगा और जस्टिस के लिए भी ये फेयर नहीं था कि आप भटकते रहें कि मैं यहाँ एफआईआर दर्ज कराऊं कि वहाँ एफआईआर दर्ज कराएं। तो इसलिए इस टर्म को यूज करना पड़ा हमें, ज़ीरो एफआईआर को। अच्छा, इसका मकसद ये था कि आप कहीं पर भी एफआईआर दर्ज करवाएं और अपने केस को आगे बढ़वाएं, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हमें जल्द से जल्द उस इंफॉर्मेशन की खबर मिले ताकि ताकि जो एक्यूज है या जो गलत काम करने वाले जो लोग हैं वो इसका फायदा ना उठा पाए। तो चलिए देखते हैं कि ये टर्म है क्या। इट इज एन एफआईआर which can be lodged regarding a cognizable offense irrespective of the place of crime and jurisdiction of the police station। देखिए, ये वही बात कह रहा है कि आप कॉग्निजल ऑफेंस में कहीं पर भी, प्लेस ऑफ क्राइम कहीं पे भी हुआ हो, आप किसी भी पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में जाके इसको दर्ज करवा सकते हैं। अच्छा, ये टर्म ज़ीरो एफआईआर ही क्यों है? अब देखिए, जो पुलिस स्टेशन, जो एक्चुअल पुलिस स्टेशन होता है, जब वो एफआईआर दर्ज करता है तो उस पर एक सीरियल नंबर लिखता है उस पर। अब जिसका जुरिस्डिक्शन नहीं है वो अपने रजिस्टर में कैसे सीरियल नंबर लिख सकता है? इसीलिए वो दर्ज तो करता है आपके एफआईआर, बट उस पर सीरियल नंबर ज़ीरो लगा देता है। क्योंकि ये मेरे जुरिस्डिक्शन का केस नहीं है, इसलिए मैं सीरियल नंबर ज़ीरो लगाकर दूसरे जो पुलिस स्टेशन जिसकी की जुरिस्डिक्शन है उसके पास भेज देता हूँ। फिर वो उसी रिपोर्ट को अपने रजिस्टर में दर्ज करता है उस अपने सीरियल नंबर से। इसीलिए टर्म पड़ा है ज़ीरो एफआईआर, क्योंकि जब कोई सीरियल नंबर ज़ीरो पड़ता है तो हम इसे ज़ीरो एफआईआर ही कहते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके इवोल्यूशन के ऊपर कि इसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा क्यों पड़ गई हमें। तो इसके पीछे कोई ना कोई पक्का बहुत भयंकर केसेस हुए होंगे, गंभीर प्रकृति के केसेस हुए होंगे जिसकी की बहुत न्याय की बहुत ज़रूरत हुई होगी। तो देखते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। एक केस हुआ था डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ हैदराबाद में। ये एक पशु चिकित्सक थी और इनके साथ एक बहुत ही गंदा ऑफेंस हुआ, जो कि हॉरेंडस रेप एंड डेथ, उनकी डेथ तक कर दी गई थी। उस समय भी ये बहुत ही चर्चा में रहा था। उसके बाद यहाँ पे हुआ क्या था, शमशाबाद पुलिस स्टेशन ने एफआईआर लॉन्च करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे पास तो उसका जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, हम इसकी एफआईआर नहीं लिख सकते, आप कहीं और जाइए। यही ड्रामा चलता रहा। उसके बाद बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ और इस पे चर्चा स्टार्ट हुई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक न्याय मिलना चाहिए एक इंसान को। इन छोटे छोटे लूप होल से आप अक्यूज को फायदा ही दिला रहे हैं। उसके बाद सबसे चर्चित केस दिल्ली गैंग रेप केस। आपको पता है, निर्भया गैंग रेप केस 16 दिसंबर 2012 की वो घटना कोई भूल नहीं सकता।
सोचिए कितनी गंभीर प्रकृति का केस था और कितनी अ, मतलब आप कह नहीं सकते कि कितनी गंदी तरीके से ये ऑफेंस हुआ था। इस केस के बाद तो क्रिमिनल लॉ में ऐसा रिफॉर्म आ गया कि पूरी की पूरी रेप की डेफिनेशन को चेंज करना पड़ गया। अब देखिए, जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन से आपको ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में आपको पता लगेगा कि कितने सारे अमेंडमेंट्स हुए। और जीरो एफआईआर भी एक जस्टिस वर्मा कमेटी का एक पार्ट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, और 2014 में इसको इंक्लूड भी किया गया। तो और सब जगह पर ये रिकमेंडेशंस भेजी गई कि नहीं, आपको कहीं पे भी ऑफेंस हुआ हो आपको ये रिपोर्ट दर्ज करनी ही पड़ेगी। देखते हैं इस कंसेप्ट पर वेरियस कोर्ट्स ने क्या क्या गाइडलाइंस इशू की हुई है। सतविंदर कौर वर्सेस स्टेट, इस केस में एपेक्स कोर्ट ने क्या कहा था? इस एपेक्स कोर्ट ने ये कुछ गाइडलाइंस इशू की थी कि अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है और इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये लगता है कि हमारे क्षेत्राधिकार में तो ये ऑफेंस हुआ ही नहीं था, कॉज ऑफ एक्शन तो हमारे क्षेत्र में था ही नहीं, और हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली, तो एपेक्स कोर्ट ने कहा तब भी आपको 170 ऑफ सीआरपीसी का कंप्लायंस तो करना पड़ेगा। जब हम अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो हम इन सेक्शंस का उपयोग करते हैं, 170 का और 169 का। 169 की जब हमें कुछ नहीं मिलता केस में, और 170 जब हमें कुछ मिलता है केस में, तो हम इसको 173 सबसेक्शन 2 के साथ सीआरपीसी के इसको सबमिट करते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि आपको 170 ऑफ सीआरपीसी का कंप्लाइंस करना पड़ेगा, आपको उस मजिस्ट्रेट के पास इसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा जिसमें कि उसका कॉग्निजेंस होता है। कीर्ति वशिष्ठ वर्सेस स्टेट, इस केस में हाई कोर्ट ने कमिश्नर ऑफ पुलिस को, दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस को ये डायरेक्शन इशू किया था कि आप एक सर्कुलर स्टैंडिंग ऑर्डर्स सारे पुलिस स्टेशन को इशू कीजिए, जिसमें कि ये था कि अगर कोई भी कंप्लेंट कॉग्निजेंट ऑफेंस से किसी पुलिस स्टेशन में आती है और उस पुलिस स्टेशन का उसमें क्षेत्राधिकार नहीं है और जो ऑफेंस हुआ है किसी पुलिस और अदर पुलिस स्टेशन में हुआ है, तो तब भी उस पुलिस स्टेशन को जीरो एफआईआर लॉन्च करनी पड़ेगी और उस कंप्लेंट को रिसीव करना पड़ेगा, और बाद में जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है जो कि जिसका कि एक्चुअल जुरिडिक्शन है उसको ट्रांसफर किया जाए। तो ये कुछ गाइडलाइंस इशू की थी। नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर टू फाइल अ जीरो एफआईआर? कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, वही सब है जो कि एक्चुअल जो हम एफआईआर दर्ज करवाते हैं 154 सेक्शन में जो भी प्रोसीजर दिया हुआ है वही सारा प्रोसीजर है। ओरली, रिटर्न, साइन आप करवाओगे, उसको सुना के बताओगे और वेरीफाई करोगे उससे, और सारा का सारा जो समरी है वो आपने डायरी में लिख लोगे, और जो इन्फॉर्मेशन की जो आपने लिखी है उसको वेरीफाई करने के बाद उस पूरी कॉपी को आप उस इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेंट को दे दोगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सेम सब कुछ वही है, नथिंग डिफरेंट। नाउ द टॉपिक इज कि क्या एक इंसिडेंट, एक ऑफेंस, एक सेम ट्रांजैक्शन पर मल्टीपल एफआईआर हो सकती हैं? क्या आप एक के बाद एक उसी इंसिडेंट पर दो दो, तीन तीन, चार, पांच एफआईआर कर सकते हो? सोचने वाली बात है। आप इससे अच्छा दूसरी चीज, आप क्रॉस एफआईआर से इसे कंफ्यूजन में मत लीजिएगा। क्रॉस एफआईआर अलग चीज है और ये कुछ और चीज है। हम इस पे सेम इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं, बट वहां पे क्या होता है कि सेम इंसिडेंट्स का वर्जन अलग अलग हो जाता है। क्रॉस एफआईआर में आप एक इन्फॉर्मेशन जो कंप्लेनेंट होता है वो एक वर्जन बताता है, और सेम जो दूसरा एक्यूज होता है वो उसी पे क्रॉस एफआईआर करके दूसरा वर्जन बताता है। तो वो दोनों चीजें अलग अलग हैं। वो मल्टीपल एफआईआर तो हैं लेकिन वो क्रॉस एफआईआर हैं एक्चुअली। एक ही इंसिडेंट पर एक वर्जन पे मैं बात कर रहा हूँ कि एक ही वर्जन आप बार बार दे रहे हो एक इंसिडेंट पे, तो क्या ये पॉसिबल है? तो देयर कैन बी नो सेकेंड एफआईआर फॉर फ्रेश इन्वेस्टिगेशन और ऑन रिसिप्ट ऑफ एवरी सब्सिक्वेंट इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉग्निजल ऑफेंस or of the same occurrence giving rise to one or more cognizable offenses. Only the first complaint can be regarded as an FIR, the court said. अच्छा, कोर्ट ने ये सेटल कर दिया है कि आप एक ही इंस्टेंस पर बार बार सेकेंड एफआईआर, थर्ड एफआईआर नहीं कर सकते, क्योंकि आप हर बार एफआईआर करोगे, नया इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करोगे, तो इससे तो आप डिले ही करते चले जाओगे और आप कोई नई चीज़ तो पा नहीं रहे हो, वही चीज़ आप बार बार पाए जा रहे हो, और इससे दूसरे एफआईआर में जो स्टेटमेंट है उसमें कंट्रोवर्सीज भी हो सकती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इसका मकसद ही ये है कि हमें पहली बार जो इन्फॉर्मेशन मिले उसको हम वैल्यू करें, उसी को रिलायबिलिटी दें, क्योंकि वो बहुत जल्दी आती है, सारा इंसिडेंट्स मेमोरीज में होता है, अच्छी तरीके से पता होता है जो इन्फॉर्मेशन होता है कि वो क्या बता रहा है,
कैसे बता रहा है। अगर वो बाद में आता है तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें जोड़ के लाए अपनी मर्जी से, तो ये कोर्ट भी नहीं चाहती है कि ऐसा कुछ हो। तो इसीलिए जो पहली जो कंप्लेंट होती है उसी को हम एफआईआर मानेंगे। बाद में हो सकता है आप कोई कंप्लेंट लेके आ रहे हो, वो एफआईआर नहीं मानी जाएगी, बट हो सकता है इन्वेस्टिगेशन वो पार्ट में जोड़ दिया जाए, उसको हम 160 या 161 में रिकॉर्ड कर लें। अब देखिए इससे रिलेटेड और केसेस क्या क्या हैं। अर्नब रंजन गोस्वामी, ये वही गोस्वामी जी हैं रिपब्लिक भारत वाले। इंडिया वांट्स टू नो, भारत जानना चाहता है, बहुत बार आपने सुना होगा इनका नाम। ये काफ़ी अच्छे इंटरव्यूज़ कर चुके हैं और काफ़ी इस समय तो चर्चित हैं। तो इनके खिलाफ बहुत सारे राज्यों में एक ही एफआईआर, एक ही मतलब एक ही इंसिडेंस पे बहुत सारे राज्यों में, अलग अलग राज्यों में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, मल्टीपल एफआईआर दर्ज हो गई। अब बताइए, सेम टेलीकास्ट, एक शो है, एक ही टेलीकास्ट किया गया है, उसी टेलीकास्ट, यानी कि सब एक ही टेलीकास्ट पे सारे के सारे लोगों ने एफआईआर कर दिया हर जगह पर जाकर। अब अर्नब गोस्वामी जी कहाँ कहाँ किस किस से लड़ेंगे भाई। तो इसलिए कोर्ट ने कहा था कि ये एक एब्यूज ऑफ प्रोसेस है और ये परमिसिबल नहीं है। टी एंटनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2001 का केस है ये। इस में तो कोर्ट बहुत हार्श हो गया था। इसने कहा था कि द कोर्ट्स adopted in this case, namely the registration of the information as the second FIR in regard to the same incident and making a fresh investigation is not permissible under the scheme of the provision of CRPC. Therefore, the investigation undertaken and the report therefore cannot but be invalid. ये invalid है, आप नहीं कर सकते। और ये तो एक्चुअली मल्टीपल एफआईआर का एक बहुत ही लीडिंग केस है टी एंटनी का। सबसे पहले इसी में ही इसकी काफ़ी चर्चा हुई थी और ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन अराइज हुआ था कि क्या पुलिस ऑफिसर दो मतलब फ्रेश इन्वेस्टिगेशन के लिए दूसरी सेकंड एफआईआर दर्ज कर सकता है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है इसके लिए, इस टॉपिक पर, तो आप इसको जरूर पढ़िए पूरा। अब देखिए, आप जाते हैं पुलिस ऑफिसर के पास अपनी रिपोर्ट लेके और पुलिस ऑफिसर जी अपनी दादागिरी दिखाते हैं, कहते हैं नहीं कर रहे हम एफआईआर दर्ज, क्या करोगे बताइए। या बोलते हैं कि है ही नहीं हमारी जुरिडिक्शन में, हम नहीं कर रहे दर्ज, आपकी इन्वेस्टिगेशन में कोई दम ही नहीं, हम नहीं कर रहे दर्ज। आपको पता है कि वो पुलिस ऑफिसर जानबूझ के आपकी जो रिपोर्ट है उसको दर्ज नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे। तो एक ऑप्शन तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जो सब्सटेंस है, उसको रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा एसएसपी को या एसपी ऑफिस आप भेज सकते हैं। वो इस मामले में आगे कार्रवाई कर सकते हैं अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन में दम लगता है। और मान लीजिए एसपी भी आपकी इन्वेस्टिगेशन को आगे नहीं बढ़ाते या आपकी इन्वेस्टिगेशन करना ही नहीं चाहते या वो भी सीधा वही रवैया अपनाते हैं जो पुलिस ऑफिसर ने अपनाया, तब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है। तो आपके पास एक तीसरा ऑप्शन बचता है कि आप सीधा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाइए इस कॉपी को लेके, जो आपने एसएसपी को या ये दोनों कॉपियां जो पुलिस ऑफिसर के पास आप लेके गए जो मना कर दी गई, फिर एसपी को आपने जो कॉपी भेजी उसकी रिसिप्ट के साथ आप एक कंप्लेंट दर्ज करवाइए 156(3) में सीआरपीसी की जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, और उससे जुडिशियल मजिस्ट्रेट से ये प्रार्थना कीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन एफआईआर दर्ज करके हमारी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए उस पुलिस स्टेशन से। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपकी कंप्लेंट को देखेगा और उसको लगेगा कि हाँ इसमें कुछ दम है, तो वो पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन देगा कि भैया आपने क्यों नहीं दर्ज किया, आप दर्ज कीजिए और आगे इन्वेस्टिगेशन कीजिए इस केस में। तो आपके पास ये थर्ड ऑप्शन भी बचता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट आप कहते हैं ना कि लास्ट रिकॉर्ड्स क्या है आपके पास, कोर्ट ही है, न्यायालय जस्टिस कर देगा। Well, for the time being, this is the end of today's lecture. I will soon upload the next part of this series. If you like this video, then please share it, and most important, subscribe my channel for getting the latest update as soon as I upload it. Till then, stay happy, stay tuned.